हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर जिनल और स्वागत है आपका हमारी इस एकेडमी में। आज से हम शुरू करने वाले हैं एनाटॉमी का बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी टॉपिक द थोरेक्स। तो स्टूडेंट, जब भी हम थोरेक्स कहते हैं तो अक्सर स्टूडेंट सिर्फ रिब्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको इसका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना है। तो चलिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले हम थोरेक्स की लोकेशन को समझते हैं। थोरेक्स हमारे बॉडी का वो रीजन है जो ऊपर से नेक और नीचे से एब्डोमेन के बीच में सिचुएटेड होता है। यानी ऊपर से ये क्लेविकल यानी शोल्डर गडल से जुड़ा होता है और नीचे से डायाफ्राम के जरिए ये हमारे पेट से अलग होता है। अब जो सेकंड लाइन है वहां लिखा है, मैंने एक टर्म यूज किया है, ऑस्टियोकार्टिलाजिनस केज। इसका मतलब क्या है? तो शब्द को तोड़ते हैं। ऑस्टियो यानी बोन्स, रिब्स और वर्टेब्रा, और कार्टिलाजिनस यानी कोस्टल कार्टिलेज। ये दोनों मिलकर एक मजबूत पिंजरा यानी केज बनाते हैं जो हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऑस्टियो कार्टिलाजिनस केज, उसके कंपोनेंट क्या है? तो थोरासिक केविटी जो अंदर की जगह है और थोरासिक वॉल जो बाहर का ढांचा है। अब हम इसके शेप के बारे में बात करते हैं। तो ये एक परफेक्ट सिलेंड्रिकल नहीं है, इसे हम एनाटॉमी में ट्रंकेटेड कोन कहते हैं। ट्रंकेटेड मतलब एक ऐसा शेप जिसका मतलब है कि ऊपर का हिस्सा कटा हुआ होता है, इसीलिए ये ऊपर से नैरो होता है और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ये ब्रॉड होता जाता है। अब सवाल आता है कि थोरेक्स जरूरी क्यों है? इसके 4 मेन फंक्शन को याद रखें। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन, यानी ये हमारे हार्ट और लंग्स को बॉडीगार्ड है, यानी ये हमारे हार्ट और लंग्स का प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा है रेस्पिरेशन, तो बिना थोरेसिक केज के मूवमेंट की ब्रीथिंग पॉसिबल नहीं है। फिर आता है सपोर्ट, तो हमारे अपर लिम्ब और शोल्डर गर्डर को ये एक सॉलिड बेस देता है। लास्ट है कंडक्टिविटी फॉर द वाइटल स्ट्रक्चर, यानी ये एक रास्ते की तरह काम करता है जहां से इसोफेगस और अओर्टा जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर गुजरते हैं। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बोनी फ्रेमवर्क को समझते हैं। बोनी फ्रेमवर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके एनाटॉमिकल बाउंड्रीज को समझना होगा, यानी किसी ऑर्गन कैविटी को समझने के लिए उसकी दीवारों को समझना बहुत जरूरी है। यानी आगे क्या है, पीछे क्या है, दोनों साइड में और ऊपर नीचे क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सुपीरियर, यानी ऊपर की तरफ यहाँ होता क्या है। यहाँ हमारे थोरेसिक इनलेट है, इसे सुपीरियर थोरासिक एपरेचर भी कहते हैं। ये वो रास्ता है जहां से हमारी नेक के स्ट्रक्चर जैसे ट्रेकिया और इसोफेगस थोरस के अंदर एंटर कहते हैं। इसका शेप कैसा है? ये किडनी शेप ओपनिंग होती है, जिसके बारे में हम पार्ट 2 में डिटेल में समझेंगे। अब आते हैं इंफीरियर, यानी नीचे की तरफ। यहाँ थोरेसिक आउटलेट होता है, ऊपर इनलेट और नीचे आउटलेट। स्टूडेंट, यहाँ एक पॉइंट नोट कीजिए, ये ओपनिंग खुली नहीं होती, बल्कि हमारे प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी डायाफ्राम से पूरी तरह क्लोज होती है। ये डायाफ्राम ही है जो हमारी बॉडी को थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड करता है। अब आगे की तरफ देखते हैं, तो आगे आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे चेस्ट बोन जिसे हम स्टर्नम कहते हैं और उसके साथ जुड़े हुए कोस्टल कार्टिलेज। ये कार्टिलेज और रिब्स को स्टर्नम से जुड़ने का काम करते हैं और हमारे चेस्ट को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ताकि हम सांस लेते वक्त एक्सपांड कर सके। आगे का देखने के बाद अब हम पीछे पोस्टीरियरली देखते हैं, तो वहां हमारी स्पाइनल कॉलम का एक बड़ा हिस्सा यानी 12 थोरासिक वर्टेब्रा है जो इसके पीछे की बाउंड्री बनाते हैं। ये वर्टेब्रा एक सॉलिड सपोर्ट प्रोवाइड करती है पूरे केज को। और लास्ट में साइड में जो लेटरली हमारे पास है रिब्स, ये रिब्स एक कर्व्ड और मेंबर की तरफ पीछे से आगे की तरफ आती है
जैसे कि आप इस साइड में 3D मॉडल में देख सकते हैं। हर दो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस होती है जहां मसल्स और नर्व सिचुएटेड होती है। तो सिंपल याद रखिए कि चारों तरफ से वो घेरा हुआ पिंजरा है, जो ऊपर इनलेट और नीचे थोरासिक आउटलेट है। आगे चेस्ट बोन और पीछे वर्टेब्रा और साइड में रिब से बना होता है। ये थोरासिक केज, क्या आपको पता है कि इन सभी बाउंड्रीज में कौन सी बाउंड्रीज सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है? कमेंट में बताइए। बाउंड्रीज को समझने के बाद अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं, सरफेस लैंडमार्क। देखिए, जब भी कोई पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आता है तो आप सीधा उनका स्केलेटन नहीं देख सकते। आपको बॉडी की सरफेस को टच करके अंदाजा लगाना होता है कि अंदर कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है। इसे हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। तो सबसे पहले और सबसे आसान लैंडमार्क है हमारा सुप्रास्टर्नल नोच, जिसे हम जुगुलर नोच कहते हैं। आप सभी अभी मेरे साथ अपने नेक के बिल्कुल नीचे जहां चेस्ट शुरू होती है वहां फील कीजिए। आपको यू शेप डिप्रेशन या खड्डा महसूस होगा। ये हमारे मेनुब्रियम स्टर्नी का सुपीरियर बॉर्डर है और यही है जुगुलर नोच। और अगर हम इस नोच से सीधा पीछे की तरफ एक लाइन खींचेंगे तो हम स्पाइनल कॉलम के कौन से हिस्से पर पहुंचेंगे? इसका वर्टेब्रल लेवल है लोअर बॉर्डर ऑफ T2 या T3 के बीच का डिस्क शेप, जो एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है। याद रखना। अब इसका क्लिनिकल इंपोर्टेंट समझिए। ये जो नोच है उसके बिल्कुल पीछे ट्रेकिया होती है। नॉर्मल कंडीशन में ट्रेकिया हमेशा सेंटर में होनी चाहिए। अगर आप पाल्पेट करते वक्त देखते हैं कि ट्रेकिया थोड़ी लेफ्ट या राइट शिफ्ट हो गई है तो ये लंग्स या प्लूरा की किसी बीमारी का इशारा हो सकता है, जैसे कि न्यूमोथोरेक्स या प्लूरल इफ्यूजन। तो आपको नोच के पीछे ट्रेकिया की पोजीशन याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे थोरैक्स के सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क की, जिसे हम स्टर्नल एंगल कहते हैं। इसका एक और बहुत मशहूर नाम है एंगल ऑफ लुइस। स्टूडेंट, अगर आपको पूरे थोरैक्स में सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो ये एंगल ऑफ लुइस है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी का लैंडमार्क जंक्शन है। अब हम एंगल ऑफ लुइस को पहचानेंगे कैसे? तो सुप्रास्टर्नल नोच से लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे अपनी फिंगर स्लाइड करिए। आपको स्टर्नम पर एक उभरी हुई लाइन महसूस होगी। ये वो जगह है जहां स्टर्नम का ऊपरी हिस्सा उसके बीच के हिस्से से मिलता है और इसे ही हम स्टर्नल एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ लुइस। जिस तरह जुगुलर नोच पीछे T2 T3 वर्टेब्रा के बीच का हिस्सा होता है, उसी तरह एंगल ऑफ लुइस पीछे T4 और T5 वर्टेब्रा के बीच का डिस्क का लेवल पर होते हैं। इसका सबसे बड़ा क्लिनिकल पॉइंट क्या है? तो काउंटिंग रिब्स। देखिए, हम फर्स्ट रिब को पाल्पेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्लेविकल के पीछे छुपी होती है। लेकिन स्टर्नल एंगल के पीछे स्लाइड में सेकंड कोस्टल कार्टिलेज अटैच होता है। तो अगर आपने स्टर्नल एंगल ढूंढ लिया, मतलब आपने सेकंड रिब ढूंढ ली, इसके बाद आप आसानी से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिब नीचे की तरफ काउंट कर सकते हैं। ये हार्ट और लंग्स की साउंड सुनने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, इसके अंदर और भी बहुत कुछ हो रहा है। ये एंगल हमारी थोरेसिक कैविटी को सुपीरियर और इंफीरियर मीडियास्टिनम में डिवाइड करती है। सबसे मेन इस लेवल पर हमारी ट्रेकिया दो हिस्सों में बट जाती है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। आप इमेज में देख सकते हैं। और जिस पॉइंट में ये डिवाइड होती है उसे हम क्रेनिया कहते हैं। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा इसी लेवल पर शुरू होती है और इसी लेवल पर खत्म होती है। तो वाइवा में अक्सर पूछा जाता है स्टर्नल एंगल पर क्या क्या होता है, तो आपको ये 3 पॉइंट टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए। अब तक हमने सरफेस लैंडमार्क के जरिए बाहर से थोरैक्स को समझा। अब चलिए हम इस केज के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये किन किन हड्डियों से मिलकर बना होता है। एनाटॉमी में इसे हम पहले कहते हैं ऑस्टियोकार्टिलाजिनस केज। अगर आपसे कोई पूछे
कि थोरैक्स में टोटल कितने बोन होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 37। चलिए इसकी काउंटिंग समझते हैं। एंटीरियरी सिर्फ एक बोन है, हमारा स्टर्नम, जिसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं और चेस्ट बोन भी कहते हैं। लिटरली हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, यानी टोटल 24 रिब्स हैं, जो हमारे केज की वॉल्स बनाती हैं। पीछे की तरफ हमारी स्पाइनल कॉलम की 12 थोरैसिक वर्टेब्रा है, जो बैक सपोर्ट देती हैं। तो एक स्टर्नम, 12 पेयर ऑफ रिब्स यानी 24 बोन और 12 थोरैसिक वर्टेब्रा, तो टोटल 37 बोन्स हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस केज में कोस्टल कार्टिलेज भी होते हैं, जो रिब्स को स्टर्नम से जोड़ते हैं। कार्टिलेज बोन नहीं होते, इसीलिए हम इसे काउंटिंग में नहीं लेते, लेकिन केज का स्ट्रक्चर उसके बिना अधूरा है। अब जब हमने बोन्स को देख लिया, तो चलिए देखते हैं कि ये बोन्स आपस में कैसे आर्टिकुलेट होती हैं, यानी इसके बीच में ज्वाइंट को समझते हैं। ज्वाइंट हम 3 पार्ट में समझेंगे। एंटीरियर आर्टिकुलेशन यानी आगे के ज्वाइंट, पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन यानी पीछे के ज्वाइंट और स्टर्नल ज्वाइंट। तो सबसे पहले हम एंटीरियर आर्टिकुलेशन को समझते हैं। सबसे पहले टेबल की फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल ज्वाइंट। ये हमारी पहली रिब और मेनुब्रियम के बीच बनता है। स्टूडेंट, ये एक प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, मतलब ये ज्वाइंट काफी रिजिड होता है, इसमें कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। स्टूडेंट, अगर आपको ज्वाइंट और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में समझना है, तो उसके ऊपर हमारी एक वीडियो पहले से ही बनी हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो टेबल में सेकंड रो में सेकंड से 7th स्टर्नोकोस्टल ज्वाइंट, वो कहानी बदल देता है। ये ज्वाइंट साइनोवियल प्लेन टाइप के ज्वाइंट होते हैं, यानी ये ज्वाइंट थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जो हमारी रिब्स को सांस लेते वक्त अप एंड डाउन मूवमेंट करने की परमिशन देते हैं। अब डायग्राम में देखिए, जहां रिब खत्म हो रही है और ब्लू रेंज का कार्टिलेज शुरू हो रहा है, इसे हम कहते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट। याद रखिए, ये भी एक प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। यहाँ भी मूवमेंट नहीं होती, ये सिर्फ बोन और कार्टिलेज का सॉलिड यूनियन है। और अंत में है इंट्राकॉन्ड्रल ज्वाइंट। ये ज्वाइंट हमारी नीचे वाली रिब्स के कोस्टल कार्टिलेज के बीच बनता है। ये भी साइनोवियल प्लेन ज्वाइंट है, जो लोअर थोरैसिक केज को थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सपेंशन की जगह देता है। तो स्टूडेंट, आगे 4 तरह के ज्वाइंट बने। फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल, सेकंड टू 7th स्टर्नोकोस्टल, कोस्टोकॉन्ड्रल और इंट्राकॉन्ड्रल ज्वाइंट। आगे के ज्वाइंट देखने के बाद अब चलिए केज के पीछे चलते हैं, यानी पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन। देखिए, हमारी रिब्स पीछे से स्पाइनल कॉलम से जुड़ी होती हैं, और यही वो जगह है जहां से रिब्स बकेट हैंडल और पंप हैंडल मूवमेंट करती है। तो सबसे पहला है कोस्टोवर्टेब्रल ज्वाइंट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कोस्टो यानी रिब्स और वर्टेब्रा यानी वर्टेब्रा। टेबल में देखिए, ये ज्वाइंट हेड ऑफ द रिब और वर्टेब्रल बॉडी के बीच बनता है। ये एक साइनोवियल ज्वाइंट है, जो रिब को बैकबोन से पिवट करने की जगह देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है कोस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट। ये कहाँ बनता है? ये हमारी रिब्स के ट्यूबरकल और वर्टेब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच बनता है। स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, आखिरी 2 रिब्स जो अक्सर ये ज्वाइंट नहीं बनाती, ये बहुत वीक होता है, इसीलिए वो ज्यादा फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग होती है। तीसरा है जो स्पाइन में कॉमन है, इंटरवर्टेब्रल ज्वाइंट। ये 2 एडजेसेंट वर्टेब्रा के बीच बनता है, जहां इंटरवर्टेब्रल डिस्क मौजूद होती है। ये ज्वाइंट थोरैक्स को पीछे से स्टेबिलिटी देते हैं और वेट बियर करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि इतने सारे ज्वाइंट की क्या जरूरत है, तो इमेजिन कीजिए, अगर रिब्स और वर्टेब्रा एक सिंगल बोन होते हैं, तो क्या हम सांस ले पाते हैं? बिल्कुल नहीं। इन साइनोवियल ज्वाइंट की वजह से ही हमारी थोरैसिक कैविटी एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है। जब हम इनहेल करते हैं, तो रिब इन्हीं पोस्टीरियर ज्वाइंट पर रोटेट होती है। ज्वाइंट की सीरीज में अब हम स्टर्नल ज्वाइंट की बात करते हैं। स्टूडेंट,
स्टर्नम कोई एक सिंगल पीस ऑफ बोन नहीं है, ये 3 पार्ट से मिलकर बनी है और इन पार्ट के बीच जो ज्वाइंट बनता है उनका क्लिनिकल और एनाटॉमिकल ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है मेनुब्रियोस्टर्नल ज्वाइंट। टेबल में देखिए, ये बनता है मेनुब्रियम और बॉडी ऑफ द स्टर्नम के बीच। स्टूडेंट, इस ज्वाइंट टाइप को ध्यान से नोट कीजिए, ये एक सेकेंडरी कार्टिलाजिनस ज्वाइंट है। दूसरा ज्वाइंट है जिफिस्टर्नल ज्वाइंट। बॉडी ऑफ स्टर्नल और जिफॉइड प्रोसेस के जंक्शन पर होता है। ये एक प्राइमरी कार्टिलाजिनस ज्वाइंट है। अक्सर एडल्ट लाइफ में ये बोन एक साथ फ्यूज हो जाता है और एक सिंगल यूनिट बन जाता है। तो ये थे ज्वाइंट ऑफ द स्टर्नल। अब तक हमने फ्रेमवर्क और ज्वाइंट को समझ लिया, लेकिन इसकी केज को जिंदा रखने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। तो चलिए थोरैक्स की आर्टरी सप्लाई को एकदम बेसिक से समझते हैं। थोरैक्स की दीवारों को ब्लड सप्लाई 3 मेन डायरेक्शन से मिलती है, आगे से, पीछे से और साइड से। तो सबसे पहले पीछे की तरफ देखते हैं। तो हमारी बॉडी की मेन पाइपलाइन यानी डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा वर्टेब्रा के बिल्कुल आगे नीचे की तरफ जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एओर्टा हर इंटरकोस्टल स्पेस के लिए ब्रांचेस होती है। स्पेशली नीचे की लोअर 9 स्पेस को पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी इसी एओर्टा से मिलती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ऊपर की फर्स्ट 2 स्पेस को एओर्टा सप्लाई नहीं करती, उन्हें सप्लाई मिलती है सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी से। ये ब्रांच हमारी सबक्लेवियन आर्टरी से निकलकर नीचे आती है। तो याद रखिए, पहली 2 स्पेस में सुप्रीम इंटरकोस्टल आर्टरी, बाकी नीचे की 9 थोरैसिक एओर्टा अब आगे की तरफ आती है। हमारी सबक्लेवियन आर्टरी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच निकलती है, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। इसे इंटरनल मेमोलरी आर्टरी भी कहते हैं। ये आर्टरी स्टर्नम के दोनों तरफ नीचे की तरफ दौड़ती है और आगे की चेस्ट वॉल और स्टर्नम को फ्रेश ब्लड देती है। ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएबीजी जैसे मेन सर्जरी में इस आर्टरी का काफी बड़ा यूज होता है। और साइड में हमारी बगल की आर्टरी यानी ऑक्सिलरी आर्टरी अपनी ब्रांचेस के जरिए साइड की वॉल्स और मसल्स को सप्लाई देती है। अब इस 3D इमेज में देखिए, कितना ब्यूटीफुल नेटवर्क है। पीछे से पोस्टीरियर आर्टरी आ रही है, आगे से एंटीरियर आर्टरी आ रही है और ये दोनों रिब्स के बीच में आपस में मिल जाती है। इस मिलन को हम एनाटॉमी में एनास्टोमोसिस कहते हैं। इसका फायदा है कि आगे की एक तरफ से सप्लाई रुक जाए तो दूसरी तरफ से ब्लड मिलता रहे। आर्टरी सप्लाई के सोर्स को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि ये आर्टरी एक्चुअली थोरैक्स से अलग अलग पार्ट को कैसे सपोर्ट करती है। तो चलिए इस नेटवर्क के कंपोनेंट पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरकोस्टल स्पेस की। हर स्पेस में आर्टरी का एक सेट होता है। ध्यान से सुनिए, एक स्टैंडर्ड अपर इंटरकोस्टल स्पेस में एक पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है और 2 छोटी एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी होती है। ये आगे और पीछे से आकर एक दूसरे से मिल जाती है ताकि रिब केज के हर एक कोने का ब्लड मिल सके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल फैक्ट, ये आर्टरी स्पेस में खाली नहीं घूमती। ये आर्टरीज इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स के बीच में सैंडविच होती है। एज अ सर्जन, जब भी हम चेस्ट में कोई प्रोसीजर करते हैं तो हमें इस आर्टरी की लोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। और नीचे आते हैं हमारी रेस्पिरेशन के मेन मसल्स पर, द डायाफ्राम। इसकी सप्लाई 2 मेन सोर्स से आती है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो सीधे एओर्टा से आती है और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी जो हमारी इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच। ये दोनों मिलकर डायाफ्राम को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब लास्ट में है ब्रेस्ट टिश्यू की सप्लाई। तो वो 3 तरफ से ब्लड मिलता है, आगे से इंटरनल थोरैसिक, साइड से लेटरल थोरैसिक और पीछे से पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। इस रिच ब्लड सप्लाई की वजह से ब्रेस्ट इंफेक्शन का हीलिंग बहुत ही फास्ट होता है। आर्टरीज के जरिए फ्लैश ब्लड तो बहुत पहुंच गया,
अब बात करते हैं वेनस ड्रेनेज की, यानी वो इम्प्योर ब्लड जो थोरैक्स की दीवारों से मिलकर वापस हार्ट तक जाता है। थोरैक्स का वेनस सिस्टम थोड़ा एसिमेट्रिकल है, यानी बॉडी के राइट साइड और लेफ्ट साइड का ड्रेनेज पैटर्न थोड़ा अलग है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले राइट साइड पर फोकस कीजिए। यहाँ एक मेन वेन होती है जिसे हम कहते हैं एजाइगस वेन। राइट साइड में जितने भी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन है वो सब मिलकर एक एजाइगस वेन में ड्रेन होती है। ये एजाइगस वेन सीधा ऊपर जाकर सुपीरियर वेना कावा में मिलती है। इसका काम है पूरे राइट थोरासिक वॉल का ब्लड कलेक्ट करना। अब लेफ्ट साइड पर आइए। यहाँ सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एसेसरी हेमीएजाइगस वेन ये अपर पार्ट का ब्लड कलेक्ट करती है और हेमीएजाइगस वेन ये लोअर पार्ट का ब्लड कलेक्ट करती है। ये दोनों वेन लेफ्ट साइड से शुरू होने के बाद, लेकिन ये जो वर्टेब्रा के आगे से क्रॉस होकर राइट साइड की एजाइगस वेन में मिल जाती है। लास्ट में आगे की तरफ हमारी इंटरनल थोरासिक वेन होती है जो स्टर्नम के साइड में चलती है। ये एंटीरियर चेस्ट वॉल का ब्लड कलेक्ट करके ऊपर ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन कर देती है। एज अ डॉक्टर ये सिस्टम आपके लिए इसीलिए जरूरी क्योंकि अगर सुपीरियर वेना कैवा में कोई ब्लॉकेज हो जाए तो ये एजाइगस सिस्टम एक बाईपास का काम करता है ताकि ब्लड हार्ट तक पहुंच सके। बोन्स और जॉइंट और ब्लड सप्लाई के बाद अब बारी है उस सिस्टम की जो हमारे थोरैक्स को सेंसेशन और मूवमेंट देते हैं, यानी नर्व सप्लाई। नर्व के बिना हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती और ना ही हमें पेन महसूस हो सकता है। तो सबसे पहले आती है इंटरकोस्टल नर्व। ये टोटल 11 पेयर होती है जो हर इंटरकोस्टल स्पेस में रन करती है। और आखिरी रिब 12 रिब के बिल्कुल नीचे जो नर्व चलती है उसे हम इंटरकोस्टल नहीं बल्कि सबकोस्टल नर्व कहते हैं। ये हमारे अपर एब्डोमेन वॉल के मसल्स को सप्लाई करती है। अब दो ऐसी नर्व के बारे में बात करते हैं जो लाइफ सस्टेनिंग है। फ्रेनिक नर्व ये हमारे डायाफ्राम की मेन मोटर और सेंसरी नर्व सप्लाई है। अगर ये नर्व डैमेज हो जाए तो पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो सकती है। दूसरी है वेगस नर्व, जैसे कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं। ये हमारे अंदर के ऑर्गन को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती है। ये हमारे हार्ट और जो मेन जो हमारी सिस्टम है रेस्पिरेटरी उसकी ब्रीथिंग रिदम को कंट्रोल करती है। इसका बड़ा काम है इसका ब्रीथिंग कंट्रोल करना सबसे बड़ा काम है। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट ये रूल याद रखिए, द वान रूल यानी VAN, यानी आर्टरी, वेन और नर्व किस रूल में पास होती है तो ऊपर से नीचे वो वान रूल में, यानी वेन, आर्टरी और नर्व इसी रूल में गुजरते हैं। यानी नर्व हमेशा सबसे नीचे होती है और कोस्टल ग्रूव में सबसे कम प्रोटेक्टेड होती है। तो ये था हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द थोरैक्स पार्ट 1। अगले लेक्चर में हम थोरैक्स के अंदर जाने वाले स्ट्रक्चर को समझेंगे, यानी थोरैसिक इनलेट।